यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा क्लास है, मेनली आज का हमारा क्लास है दर्पण का, क्योंकि पिछली क्लास में हम पढ़े थे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश परावर्तन के नियम क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो उसी का एक खंड है दर्पण। ये दर्पण क्या है, दर्पण के कितने प्रकार हैं, दर्पण के उपयोग क्या हैं, दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, इस सबको हम लोग पढ़ते हैं एकदम सरल तरीके से। आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। आपको दर्पण से आने वाला एक भी क्वेश्चन ऐसे समझाएंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपको कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप पेपर में हल करके आ जाएंगे। तो पहले पढ़ते हैं हम कि दर्पण क्या है। प्रश्न उठता है कि दर्पण है क्या। देखिए, वह वस्तु, हमने आपको पहले कक्षा में बताया था कि प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या खुरदरी सतह पर पड़ती हैं तो पड़ने के बाद क्या होती है, दूसरी दिशा में वापस हो जाती हैं। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। वहाँ हमने कहा था कि प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या खुरदरी सतह, तो चिकनी दर्पण भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है, आपका बर्फ भी हो सकता है, ये भी चिकनी परत होती है। लेकिन अब यहाँ प्रश्न उठता है कि दर्पण क्या है। तो दर्पण या वह वस्तु जिससे परावर्तक पृष्ठ इस प्रकार का हो, वह वस्तु जिसका परावर्तक पृष्ठ इस प्रकार का हो कि परावर्तित किरण तथा आपतित किरण के प्रतिरूप ही हो, उसे ही दर्पण कहा जाता है। हमने क्या बताया कि वह वस्तु जिसका परावर्तक पृष्ठ इस प्रकार का हो कि आपतित किरण व परावर्तित किरण दोनों एक दूसरे की प्रतिकृति हो, क्या हो, प्रतिकृति हो, उसी को ही दर्पण कहा जाता है, उसी को दर्पण कहा जाता है। और दर्पण को दो प्रकार का होता है। दर्पण क्या प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक समतल दर्पण प्लेन मिरर, और दूसरा है गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। अब इसको हम एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि गोलीय दर्पण समतल दर्पण क्या है। समतल दर्पण में बताया कि दर्पण में दो पृष्ठ होते हैं। जब समतल दर्पण बनता कैसे, जब कोई प्लेन कांच होता है। जैसे मान लीजिए कोई कांच प्लेन है, जब किसी प्लेन कांच के एक पृष्ठ पर कोई कलाई कर दी जाती है, चांदी की, पारा का, उसकी कलाई कर दी जाती है, तो प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश की किरण इसके आर पार नहीं जा पाती है, इसके ऊपरी भाग से क्या होती है, वो परावर्तित हो जाती है। तो ये समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण माने प्लेन, इसको कहा था प्लेन से दिखाई, आप समझ गए होंगे कि इसका एक पृष्ठ क्या होता है, दो पृष्ठ समतल होते हैं, उसके एक पृष्ठ क्या की जाती है, चांदी की कलाई या पारे की क्या है, कलाई कर दी जाती है, उसका पॉलिश लगा दिया जाता है, जिससे एक तरफ से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। अब ये तो था समतल दर्पण। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, इसको समझ लेते हैं। समतल दर्पण का मेनली उपयोग होता है दाढ़ी बनाने में, या हम अपना जो चेहरा देखते हैं जिस आईने के सामने, वो समतल दर्पण होता है। पहला तो उपयोग यहाँ होता है। दूसरा उपयोग होता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप एक प्रकार का यंत्र होता है, एक नली होती है, यहाँ पे एक समतल दर्पण यहाँ लगाया जाता है, 45 पे एक यहाँ लगाया जाता है। जब प्रकाश की किरण यहाँ पड़ती है तो पड़ने बंधने के द्वारा क्या वापस जाती है, और वहाँ से क्या होता है, प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। इसका मेनली उपयोग पनडुब्बियों में किया जाता है। कहाँ जाता है, पनडुब्बियों में इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके साथ ही दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग, जो गाड़ियाँ होती हैं 4 व्हीलर, उसके जो सामने जहाँ ड्राइवर की सीट होती है उसके ऊपर अंदर ही, बाहर की बात नहीं कर, अंदर ही दर्पण वो जो लगा होता है, वो समतल दर्पण ही लगा होता है। उसके साइड की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, उसके सामने लगा होता है, उसे ही समतल दर्पण कहते हैं। तो ये समतल दर्पण था। अगला जो दर्पण है गोलीय दर्पण है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का, किसी बड़े से खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। किसी बड़े खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसका एक पृष्ठ वक्र होता है, और इसी के एक पृष्ठ पे क्या किया जाता है, कलाई की जाती है। एक पृष्ठ का क्या होता है, वक्र होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई खोखला गोला है, कोई खोखला गोला है, हमने क्या बताया कि जो दर्पण होता है गोलीय दर्पण, क्योंकि उसका नाम गोलीय है, इसका मतलब क्या होगा, इसका एक जो पृष्ठ होगा वो गोल होगा। मान लीजिए इसको काट दिया गया यहाँ से, तो यहाँ से जब ये कट गया तो अगर इसको मिटाते हैं तो देखिए ये दर्पण बन गया। ये जो दर्पण बना इसी को कहते हैं हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अगर इसके बाहरी, इसके उभरे हुए भाग पे हम इसकी कलाई कर देते हैं तो प्रकाश का परावर्तन इसके धंसे हुए भाग से होता है, परंतु यदि कलाई इसके हम धसे हुए भाग पे कर देते हैं तो प्रकाश का परावर्तन इसके उभरे हुए भाग से होता है। अब यही होता है गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण मेनली दो प्रकार के होता है। पहले को कहते हैं हम अवतल दर्पण, और दूसरे को कहते हैं हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण।
अवतल दर्पण की देखिए, अवतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पे कलई की जाती है या पॉलिश की जाती है, जिससे प्रकाश का परावर्तन उसके धसे हुए भाग से होता है, ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। परंतु यदि वही जो गोलीय खोखला गोला का कटा हुआ भाग है, उसके अगर हम अवतल भाग से, जो धसा हुआ भाग है उसे अवतल या धसा हुआ जो पृष्ठ होता है उसे अवतल पृष्ठ कहते हैं, और जो उभरा हुआ पृष्ठ होता है उसे उत्तल पृष्ठ कहते हैं। तो यदि उसके अवतल पृष्ठ से हम अवतल पृष्ठ पर यदि हम कलई कर दें या पॉलिश लगा दें तो प्रकाश का परावर्तन उसके उभरे हुए भाग से होता है। तो अवतल दर्पण में कलई या पॉलिश उसके उभरे हुए भाग पे होता है, जिससे प्रकाश का परावर्तन उसके धसे हुए भाग से होता है, जबकि उत्तल दर्पण में कलई उसके धसे हुए भाग पे होता है और प्रकाश का परावर्तन उसके उभरे हुए भाग से होता है। यही दो दर्पण, गोलीय दर्पण के दो दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होते हैं। अच्छा, अब आगे हम समझते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। देखिए, हम ये हो गया आपका अवतल दर्पण, तो इसका जो ये धसा हुआ भाग है ये होता है परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ होता है, और इसका जो भाग है इसका परावर्तक पृष्ठ होता है उभरा हुआ भाग, इसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ भाग होता है। अब आता है इसके बाद इसमें हमें पढ़ना क्या है कि अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण द्वारा इनके उपयोग क्या है, उत्तल दर्पण का और अवतल दर्पण का उपयोग क्या है। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम पढ़ते हैं अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा, इसके बाद इसके द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम, प्रतिबिंब बनता कैसे, इसको हम पढ़ लेते हैं। तो पहले पढ़ते हैं हम अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग मेनली टार्च, टार्च आप लोगों ने देखा है, वाहनों के हेडलाइट, जो वाहन होते हैं उसकी जो हेडलाइट होती है वो आप लोग ने ध्यान से देखा होगा, उसकी जो हेडलाइट होती है जो चमकता है चांदी के कलर का, वहाँ देखिए कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे होता है। तो यही चांदी का यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे लगा हुआ होता है बल्ब लगा, और ये जो भाग, ये जो होता है ये क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। तो उसी प्रकार टार्च देख लीजिए, टार्च में या हम लोग जो बैठ के स्टूडी लैंप का प्रयोग करते हैं वो भी अवतल दर्पण, उसके जो अंदर का भाग होता है अवतल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग टार्च, वाहनों में प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ इसका प्रयोग सेविंग दर्पणों में किया जाता है। कहाँ, सेविंग दर्पणों में किया जाता है। और दंत चिकित्सक बहुत इंपॉर्टेंट है, दंत चिकित्सक जो दांत के डॉक्टर होते हैं, जब आप दांत के डॉक्टर के पास जाते हैं तो जब आपके दांत आप उनसे चेक कराते हैं तो आपके मुख में एक इस प्रकार का लेंस छोड़ते हैं, इसी छोटा सा होता है। ये जो लेंस होता है वही क्या होता है, अवतल दर्पण ही होता है। इससे उनको जो जिस दांत में आपके कोई प्रॉब्लम है वो आपके दांत को बड़ा स्पष्ट रूप से देख लेते हैं कि क्या आपके दांत में दिक्कत है। साथ ही साथ इसका प्रयोग सौर भट्टियों में किया जाता है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, अवतल दर्पण का। जिसमें दंत जो है, ये अवतल दर्पण दंत चिकित्सक के बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि जो दांत के डॉक्टर होते हैं या दंत चिकित्सक होते हैं वो ये दांत की जांच करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो आप जान लीजिए क्या करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला आता है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग जो वाहन होते हैं हमारे, 4 व्हीलर्स, ट्रक हो गए, कार हो गए, उसके जो बगल दोनों साइड में बाहर जो लगे होते हैं दर्पण, वो क्या होते हैं, वो होते हैं उत्तल दर्पण होते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि वाहनों के बाहर या ड्राइवर के बगल बाहर जो दर्पण लगा हुआ होता है वो कौन सा दर्पण होता है, तो क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। इसकी क्वालिटी क्या होती है, ये क्यों लगाया जाता है, ये लगाने का मतलब क्या है, ये दूर तक के, जब पीछे देखा जाता है तो काफ़ी दूर तक की ट्रैफिक व गाड़ियों को वो आसानी से कैप्चर कर लेता है, इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही साथ इसका प्रयोग स्ट्रीट लैंप आप देखें जिस प्रकार से ये लैंप होता है, आप लोगों ने देखा जो नगरों में या बाजारों में लगा होता है लैंप, वो लैंप लगा होता है तो ऐसे लैंप होता है, आप लोगों ने देखा होगा, ये लैंप ऐसे होता है और यहाँ बल्ब लगा हुआ था। तो जो स्ट्रीट लैंप होते हैं वहाँ पे भी क्या उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ हमने बताया इसका उपयोग ट्रैफिक
ट्रैफिक में भी इसका उपयोग किया जाता है। मेनली सबसे ज़्यादा पूछा वाला प्रश्न क्या है कि जो गाड़ियाँ होती हैं, वाहन होती हैं, उसके बगल कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो दर्पण कौन सा प्रयोग किया जाता है? उत्तर दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दो दर्पण हुआ, अवतल दर्पण हुआ और उत्तर दर्पण हुआ। अब हम समझते हैं कि दर्पण के द्वारा गोलीय दर्पण की महत्वपूर्ण कुछ परिभाषाएं क्या है। देखिए, पहली इसकी परिभाषा होती है, इससे हम बनाते हैं दर्पण। ये हमारा दर्पण हमने बना लिया, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। इसमें पहला सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा पूछी जाती है कि ध्रुव क्या है? ध्रुव पूछा जाता है कि दर्पण का ध्रुव क्या है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग कटा हुआ भाग होता है, उसके परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ही ध्रुव कहते हैं। जैसे ये परावर्तक पृष्ठ है, हमने बताया कि ये हमने अवतल दर्पण बनाया हुआ है। तो जो परावर्तक पृष्ठ है तो इसका मध्य बिंदु तो यही होगा, इसका जो मध्य बिंदु है यही ध्रुव कहलाता है। अगला आता है, अगला पूछा जाता है कि वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है? वक्रता केंद्र, खोखला हमने बताया ये गोला होता है, इसी का कटा हुआ भाग क्या होता है? गोलीय दर्पण होता है, जो अवतल दर्पण होता है या उत्तल दर्पण होता है। तो खोखले गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगला होता है वक्रता केंद्र, जो महत्वपूर्ण है उसी को हम बता रहे हैं। वक्रता त्रिज्या, पहले हमने क्या बताया? वक्रता केंद्र कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या क्या हुआ? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम स्मॉल आर माने क्यों त्रिज्या माने इसको नेम कहते हैं हम रेडियस, इसलिए आर हो गया, इसको स्मॉल आर से हम डिनोट करते हैं। तो वक्रता त्रिज्या हो गया और वक्रता केंद्र हो गया। इसकी एक परिभाषा और है कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। क्या होता है हमने? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगला आता है साथियों कि मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा। मैं काल्पनिक की बात कर रहा हूं, इसलिए काल्पनिक रेखा की बात कर रहा हूं क्योंकि ये काल्पनिक रेखा खींची गई रेखा नहीं है। इसलिए गोलीय दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को ही मुख्य अक्ष कहा जाता। क्या कहता? मुख्य अक्ष कहा जाता है। फिर समझ लीजिए कि दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहा जाता है। अगला है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस एफ मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से निकलती हैं उसे ही क्या कहते हैं? हम मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे मुख्य फोकस कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से काटती हुई निकलती हैं उसे ही हम मुख्य फोकस कहते हैं। इसे हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। एक और समझ लीजिए, एक होता है फोकस दूरी। फोकस दूरी, इसको समझ लीजिए। फोकस दूरी क्या होता है कि मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को P एंड F के बीच की दूरी को मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। क्या समझा? इसी प्रकार मुख्य ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसी प्रकार मुख्य अक्ष के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? जो है मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। एक और समझ लेते हैं कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम, कि दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम कौन कौन से हैं। तो पहले हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाने वाला प्रश्न है कि दर्पण के द्वारा कौन कौन सा प्रतिबिंब बनने का नियम कौन सा है, क्योंकि इसको हमें लेंस में भी पढ़ना है। दोनों का मेनली सेम है, इसको हम समझ लेते हैं। मैं खींच रहा हूँ अवतल दर्पण।
आज हम यहीं तक पढ़ेंगे कि दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम क्या है। अगले दिन हम इसमें बताएंगे कि दर्पण के द्वारा कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है, जब वस्तु अनंत पे है या जब वस्तु फोकस पे है, जब वस्तु फोकस की दूरी दूरी पे है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। पूछ लिया प्रश्न, यदि वस्तु मुख्य फोकस पे है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, छोटा, बड़ा, आभासी, वास्तविक कैसे बनता है, ऐसे। या पूछ लिया कि यदि वस्तु कोई वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बन रहा है तो प्रतिबिंब तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसको आज हम समझते हैं, पहले प्रतिबिंब बनने का नियम क्या है, इसके बाद अगले दिन जो है हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो पहले हम समझते हैं। देखिए, हमने आपको बताया कि ये ध्रुव आपका है, ये वक्रता केंद्र है और ये क्या है, फोकस, मुख्य फोकस है। प्रतिबिंब बनने का मेनली 3 नियम है। पहला नियम हम समझते हैं। पहला नियम, यदि कोई वस्तु मान लीजिए यहाँ रखी गई है और वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें यदि मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं, या कह सकते हैं हम कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पर परावर्तन के पश्चात, देखिए यहाँ अपवर्तन की बात नहीं हो रही है, यहाँ केवल परावर्तन की बात हो रही है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पर परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से क्या होती है, निकल जाती हैं। यही दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का पहला नियम है। क्या हमने बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पर परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से निकल जाती हैं। पहला नियम ये है। दूसरा नियम क्या है, देखिए हम नोट कर दे रहे हैं। दूसरा नियम है कि वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। क्या बताया हमने कि वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस आ जाती हैं। ये हमारा ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम समझते हैं। तीसरा नियम है कि मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। क्या समझे? पहला नियम, यदि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें चल रही हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से निकल जाएंगी। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है कि वक्रता केंद्र से आने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से आएंगी, उसी मार्ग से क्या होती हैं, वापस पहुंच जाती हैं। तीसरा नियम हमने क्या बताया कि मुख्य फोकस से आने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यही 3 नियम है। इसके बाद आता है प्रतिबिंब। पढ़ लेते हैं। प्रतिबिंब क्या है? दर्पण पर परावर्तन के पश्चात जब प्रकाश की वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पर परावर्तित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती हैं वही क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। जैसे हम किसी को देखते हैं तो जैसे मान लीजिए आप हमको देखते हैं तो आप देख रहे हैं तो हम जो है हमारा जो प्रतिबिंब आपकी जो प्रकाश की किरणें आपकी आँख में परावर्तित हो रही हैं और इसके बाद उसका प्रतिबिंब कहाँ, किरणें जाके आपके रेटिना पे आप परावर्तित होकर रेटिना पे मिल रही हैं और वहीं क्या प्रतिबिंब बन रहा है। तो जब भी प्रकाश की किरणें दर्पण पर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे ही प्रतिबिंब कहा जाता है। और प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरे को कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, इसको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसका कार्य अगली कक्षा में पढ़ेगा कि जब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने कैसे बनते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, तब आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पे मिलती हैं। देखो, एक होता है मिलना, जैसे मान लीजिए दर्पण हमारा है, मुख्य अक्ष है, इसके समांतर मान लीजिए कोई वस्तु है, इसके समांतर कोई किरण चल रही है और चलने के बाद मुख्य फोकस से क्या हो गई है, आपतित हो गई। एक किरण और चली और ये जो दोनों बिंदु मिल रही हैं, ये जहाँ मिल रही हैं, यही क्या होता है, ये मिल रही हैं, इसे ही कहा जाता है वास्तविक प्रतिबिंब। और जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इनको हम डॉट के रूप में दिखाते हैं। अर्थात जब प्रतिबिंब परावर्तित के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो ऐसे प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और अगर मिलती हैं तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये आज तक यहाँ तक दर्पण क्या है, दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार, उसकी परिभाषाएं क्या हुई, प्रतिबिंब बनने का नियम क्या है, उसकी उपयोग क्या है, हमने बताया। समतल दर्पण का उपयोग भी हमने बताया। एक चीज़ सबसे पूछा जाता है कि यदि 2 90 अंश पर समांतर में रखे गए हैं तो कुल 3 प्रतिबिंब बनते हैं। यदि दर्पणों को समांतर, दोनों दर्पण समांतर हों
तो प्राप्त प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है? अनंत होती है। अगले कक्षा में आपको हम बताएंगे कि दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता कैसे है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, और पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन क्या है। इसके बाद फिर पढ़ेंगे हम लेंस क्या है, लेंस कितने प्रकार का होता है, लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, लेंस की प्रकृति क्या, परिपाटी क्या होती है, इसको हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।